नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जेएनयू में उठा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ छात्रों के एक समूह के जरिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शिक्षक भी शामिल हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया की कोर्ट में पेशी के दौरान जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि यही आरोप वकीलों पर भी लग रहे हैं। वैसे ओपी शर्मा ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को नकार दिया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह अब भी कायम है कि क्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी, ये कौन तय करेगा। इसी पर होगी चर्चा आज न्यूज लाइन में। जेएनयू में उठा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ बढ़ती जा रही है राजनीतिक पार्टियों की मुसीबतें भी। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने जहां इस मसले को लेकर कई आरोप सरकार पर लगाए हैं, वहीं सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि देश विरोधी या देशद्रोही लोगों पर कार्रवाई तो की ही जाएगी। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए यूनिवर्सिटी में संघ के विचार को थोपने का आरोप लगाया। तो वहीं सत्ता पक्ष के मुताबिक विपक्षी पार्टियां राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ दे रही है। आज न्यूज लाइन में हम इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जेएनयू विवाद कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब इस विवाद में शिक्षक भी खुलकर सामने आ गए हैं। जेएनयू में शिक्षक भी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों के जरिए किए जा रहे कक्षाओं के बहिष्कार में शामिल हो गए। साथ में शिक्षकों ने ये फैसला लिया है कि वो यूनिवर्सिटी लॉन में राष्ट्रवाद पर क्लासेस भी लेंगे। दरअसल सोमवार को जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई और उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला हटाने तक छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया की सोमवार को कोर्ट में पेशी के दौरान शिक्षकों और छात्रों पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिस वजह से शिक्षक संघ ने भी क्लासेस के बहिष्कार का समर्थन किया है। कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान सीपीआई के युवा नेता अमित जामई पर हमला किया गया। इसका इल्जाम बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर लगा है। हालांकि शर्मा के मुताबिक पहले उन पर हमला किया गया था, इसके बाद मामला बिगड़ गया। वैसे इस मामले पर राजनीतिक लड़ाई भी खूब हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर यूनिवर्सिटी में संघ के विचार को लागू करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर देशद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगाया है। लेकिन इसे दूसरे पहलू से समझे बिना नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष इस मामले को फायदे नुकसान के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहना बेवकूफी भरी समझ हो सकती है। कुल मिलाकर जेएनयू से फैली देशभक्त और देशद्रोह की परिभाषा ने आम जनता को इतना तो समझा ही दिया है कि राजनीतिक फायदे नुकसान को सामने रखते हुए इसे परिभाषित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। 9 फरवरी को जेएनयू में जिस तरीके से अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे और उसके बाद भटकल के समर्थन में नारे लगे, स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई हुई, तब से लेकर अब तक इस विवाद में कई नए मोड़ सामने आए थे। एक के बाद एक कई आरोप, कई प्रत्यारोप का दौर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी पॉलिसी रखी। इस पूरे विवाद को लेकर कई स्टेटमेंट्स आए। आखिरकार इस मसले का अंत कहां होगा, कहां इस पर विराम लगेगा, कार्रवाई जायज है, नाजायज है, इसी लेकर भी तमाम बातें उठ रही हैं। और इन्हीं पहलुओं पर आज चर्चा होगी न्यूज लाइन में हमारे खास मेहमानों के साथ। कविता अशोक जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसी के साथ अंजरुल बारिक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बारी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुधाकर द्विवेदी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुधाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यासिर जिलानी हमारे साथ है, अध्यक्ष है एमआरएम के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी के, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। इरफान जी, आपका भी स्वागत। और सबसे पहले आपसे ही बात की शुरुआत की जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट तो नजर आते हैं, लेकिन कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता इस मसले पर अब तक।
देखिए वंदना, सवाल ये है कि देश हित में यानी नेशनलिज्म क्या है ये सबको पता है, और ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें और नारे जो लगाए गए इनकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता, इनकी कोई भी तरफदारी नहीं कर सकता। लेकिन क्या है नेशनलिज्म, कौन बताएगा, जिस तरह आपने कहा, और ये पाठ पढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और मामला पूरी तौर से जैसे पॉलिटिसाइज हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है और सियासी बाजीगर सामने आ गए हैं। बहुत अफसोसनाक ये है कि जो जेएनयू में हुआ, जो प्रेस क्लब में हुआ, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में भी जो हुआ वो भी शर्मनाक है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से जो चीजें हो रही हैं वो काफी नुकसानदेह हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए और हमें नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, देश हित में क्या है और नेशनलिज्म क्या है, बस उसी पर लगना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा जरूर देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूं कि सुधाकर द्विवेदी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। द्विवेदी जी, सवाल यह है कि कौन तरफदारी करेगा? कोई नहीं कर सकता क्योंकि देश सबको प्यारा है, देश से सबको मोहब्बत है। लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है कि दोहरा मापदंड अपनाती है, कहीं तो सुलह की बात है, कहीं सफाई की बात है, कहीं हमले की बात है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बीजेपी ने कभी भी दोहरा मापदंड नहीं अपनाया है और शुरू से ही बीजेपी का जो वो रहा है कि अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में या राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा या राष्ट्र के विरोध में कोई अगर नारे देगा तो उसका विरोध पूरी जनता करेगी। केवल पार्टी की बात नहीं है, देश का हर नागरिक जो है देश की अखंडता को। सरकार है जी, आपकी सरकार है जी जी। कश्मीर में अलगाववादी तत्व जिनको कहते हैं जो उस सरकार में शामिल हैं, अगर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना रहे मिलके, सज्जाद लोन भी उसका हिस्सा रहे, वो फिर उस सरकार में शामिल होंगे, वहां बातचीत की गुंजाइश है। क्या जेएनयू में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी? क्या कोई और रास्ता नहीं था? नहीं, जेएनयू में बातचीत का पूरा रास्ता था, पूरी गुंजाइश थी, परंतु जब छात्र संगठनों का मामला था उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई उचित समझी वो करी। उसके बाद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को उसके अंदर कूदना नहीं चाहिए था, उसके अंदर उनको जेएनयू के अंदर आकर के जो है इस तरीके की भाषणबाजी, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी जो कि कांग्रेस ने करी। ये शर्म की बात है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस करके जो है जो छात्र संगठन है या छात्रों को भड़काएं, तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं। कौन घुसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन घुसा, बाहरी ताकतें वो कौन सी हैं जो जेएनयू को निशाना बना रही हैं, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए था। नहीं, वो बात करनी चाहिए, वो बातें रास्ते तय हो रहे थे, परंतु उसके बीच में ही जिस दिन ये मामला हुआ उसके 2-4 दिन के अंदर ही जो है अगर उसके अंदर राहुल गांधी प्रवेश करते हैं, अगर उसके अंदर जो है आनंद शर्मा प्रवेश करते हैं और वो छात्रों को संबोधित करते हैं, यासर जिलानी, तो एक मिनट यासर जिलानी साहब, जिस तरह से आप कल से जद्दोजहद कर रहे हैं, जंतर मंतर पे आप धरना दे रहे हैं कि कितने अफजल आएंगे, जितने अफजल आएंगे उनको मारेंगे, सवाल पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि वो कौन लोग हैं, ऐसे तत्वों पर कार्रवाई हो? सिर्फ ये बात की जाती है। अगर आप मुझसे तो ये सवाल कर रहे हैं कि पता करने की कोशिश की जाए। सरकार, आप उन चार हिस्सा हैं, वो जो चार हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आज वो फरार हैं। आप उनके बारे में नहीं पता कर रहे? अगर उनके दिल में अगर कोई चोर नहीं होता तो वो सामने आए और सामने आके अपनी बात को रखें। अगर वो देश विरोधी नहीं है तो वो सामने आए, और देश विरोधियों को हम लोग बख्शेंगे नहीं, ये मैं आपको चैनल पे बैठ के, नेशनल चैनल बैठ के कह रहा हूं। और आपने जो बात कही कि कोर्ट में जो शर्मनाक हरकत हुई, आप कोर्ट के अंदर जो इंसाफ का एक अखाड़ा है, आप वहां पहुंच के नारेबाजी करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या हमारे वकील और हमारा जो नेता वहां पे जिसने मारपीट के आप आरोप लगा रहे हैं वो छोड़ देगा? वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं जान नहीं लेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट में इनके लोगों ने किया, जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया, वो सही किया। आप बिल्कुल एक तो आरएसएस को ना जोड़ें, आप हिस्सा हैं, मैं हिस्सा हूं, बिल्कुल मुझे फख्र है कि मैं एमआरएम का अध्यक्ष हूं और मैं सवाल का जवाब भी दे रहा हूं। बिल्कुल कोर्ट में जो हुआ यासर ये कह रहे हैं कि वो सही हुआ, वो जवाबी कार्रवाई थी। देखिए सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर है, देखिए मैं आपको बताता हूं। वंदना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वंदना जी, कविता जी आएंगे आपके पास, बारी जी को एक सेकंड सुन लेते हैं। इरफान, मैं एक चीज ये बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कोर्ट के अंदर हुआ, जिस तरह से वकीलों ने किया, ये कहा जा सकता है कि वकीलों का इस देश में जो निर्माण के काम में जिस तरह का उनका योगदान होता है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को जो है दरकिनार करते हुए हाथापाई
जिस तरह से की है वो निंदनीय है। तो आप कोर्ट को क्या जेएनयू का कैंपस बनाना चाहते थे? आप कोर्ट के अंदर उसको ये कहना चाहते थे, कोर्ट में आप भारत के विरोध नारे लगाना चाहते थे, तो वकील आपको छोड़ देंगे? आपको सुन लेते हैं जिलानी साहब, थोड़ा सब्र कीजिए। जी, मैं सब्र करके ही आपका जवाब गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। यासिर साहब, आप राजनीति कर रहे हैं और जब जब राजनीति होगी चीजें बिगड़ेंगी। अगर आप देश हित में सोचते हैं तो राजनीति को आप अलग कीजिए और उसके बाद जो है संजीदगी से इस मसले पर बातचीत कीजिए। देखिए, कोई देश के विरुद्ध नारे लगाएगा, देश को गालियां देगा और उसके बाद आप सोचते हैं देश के विरुद्ध नारे लगाना और गाली देगा और आप सोचते हैं शांति से बैठेंगे। तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन, उसके लिए राष्ट्रीय नेताओं को पूछने की जरूरत नहीं है। अदालत है उसके लिए। नहीं, सरकार तय कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। नहीं, सरकार तय कर रही है, प्रशासन कोर्ट के थ्रू जेल भेजा है। आप लोग बार-बार, ये मीडिया बार-बार ये कह रही है कि उसको गलत, वहां के आपके सीताराम येचुरी और डी राजा कहते हैं कि हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया। पूरी प्रतिक्रिया हुई है कोर्ट के थ्रू। जज ने उनसे क्वेश्चन किया है, तुम कैसी आजादी चाहते के बाद जेल भेजा है? बिल्कुल। कविता गिरा लेते हैं। कविता सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कैसे देखती हैं ये? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं, देश हित का मामला है, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, नेशनलिज्म का सवाल है। मैं जिस हिसाब से यहाँ बैठी हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पहली बात ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात मैं कहना चाहूंगी, इस तरह के स्लोगन जो लग रहे हैं कि भारत के टुकड़े होंगे हजार, शर्म की बात है, बहुत गहरी। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है, राजनीति सही मायने में हम जो है एजुकेशन में भी घर कर गई है। इसका ये प्रूफ है जो अभी हो रहा है कि जो पॉलिटिकल जो गंदगी थी वो स्टूडेंट्स में भी मतलब वहां उस मैदान में भी भर दी गई है। अब आप देखिए, समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस में इन्वॉल्व है, मगर कितनी घिनौनी तरह से ये चीज उभर के सामने आई है। आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बाकी सब जो ये डिबेट और ये जो डिस्कशन और स्लोगनबाजी चल रही है, ये सब छोड़ के पता लगाएं कि असली गलती है किसकी। और अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी बैकअप कर रही है, वो भी सामने है। कसूरवार कौन है? इस बीच अमीर जामिक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अंजर बारी में आऊंगी आपके पास। अमीर जामिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीर, चैनल 1 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हादसा हुआ, हम चाहते हैं आप उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के जो नेता हमारे साथ हैं या बाकी जो हमारा पैनल है, उनको लगता है कि कोर्ट के अंदर ऐसी नारेबाजी की गई, प्रोवोक किया गया, देश विरोधी नारे आप लोगों ने लगाए, तभी ये सब हुआ। देखिए, मैं अपनी बात को, अगर पैनल संयम बरते तो मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, आप बिल्कुल कहें। हमला मेरे ऊपर हुआ है, मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिलना चाहिए। जी। देखिए, पटियाला कोर्ट के अंदर एक वकीलों का समूह ने करीब 150 से 200 लोगों की तादाद में थे, और जो उनके नेता हैं वो विक्रम चौहान को ही हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ, वो बहुत सारे नेताओं के साथ जहाज में उड़ते हुए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कोई आम आदमी तो है नहीं। इसका मतलब है कि उनकी पार्टी में कोई स्थान है। उन्होंने जो है अंदर जो पुलिस के जो प्रोफेसर्स की, मेरी और बाकी लोगों की जो पिटाई की, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए, और जब जर्नलिस्ट ने इंटरवीन किया कन्हैया कुमार के मामले में, तो 3 जर्नलिस्ट को गिरा के वहां पे मारा गया। और दिल्ली पुलिस के 3 3 स्टार ऑफिसर्स को उनको मारा गया, और वो बेचारे ऐसे मूक दर्शक बने। तो इतना डर था दिल्ली पुलिस के लोगों में कि उस गुंडई के सामने बेचारे वो भी चुप रहे। ठीक है, अमित जामी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हमारे पैनलिस्ट बार बार ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट वहां पर थे या जो पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग वहां थे, वो भी नारे लगा रहे थे और वो एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे। तो ऐसा क्या कुछ हुआ था? ये भाजपा के जो एमएलए हैं ओम प्रकाश जी, बुजुर्ग आदमी है, मेरे बाप का बराबर है वो। जब मैं बाहर आया, उनका इल्जाम है मेरे ऊपर कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मेरे ऊपर है, किसी और के जी। जब मैं बाहर आया, मीडिया के लोगों के बीच में मैंने रिपोर्ट किया कि जो सबको मारा जा रहा है अंदर, भारत माता जी की जय के नारे लग रहे हैं, मोदी जी के नारे लग रहे हैं, तो मैंने उनसे आके रिपोर्ट। अमित जामी, आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है अमित? संपर्क हमारा अमित से। देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब भारत विरोधी नारे लगे, जब भारत विरोधी नारे, एक मिनट बात सुनिए, जब आर्मी उपाध्याय जी का रिएक्शन बता दूं, जेएनयू का जो चरित्र है एक बिल्कुल अलग चरित्र है और शिक्षा का मंदिर है। वहां पर आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं
इससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जब आप बोले मैं बिल्कुल नहीं बोला, और आप तो थोड़ा सही बात कहे ना, आप निष्पक्ष होकर बात करें, शिक्षा का मंदिर हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो अभी गलत रास्ते पे, आतंकी रास्ते पे चल रहे हैं। ये चीज बात मुझे पूरी करने दें, मैं आपको बता दूं, वहां सरकार यूपीए की नहीं है अंजर बारी साहब, ये सरकार एनडीए की है। सरकार जिसकी भी होगी, ऐसा नहीं है आप सरकार कांग्रेस की, देश की है, भारत देश की है, देश की सरकार है, लेकिन बदली हुई नहीं देगी। देखिए यासिर भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, संविधान से चलती है सरकार। देखिए ये देश, हम आपके संविधान का इंतजार करें कि कुछ लड़के जाए और हमारे लोगों को मार के आ जाए कोर्ट में, हमारे लोगों को मार के आ जाए। बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ। आप अपनी बात करिएगा, इरफान रसूल आप भी करिएगा। यासिर जी, नहीं बारी जी ठीक है, बारी जी ठीक है, फिर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि नारे जो लगे वो ठीक हुआ, नहीं ठीक है। अगर एक टोली जाती है, देश विरोधी नारे लगाते हैं और लोग हमारे मेले को मारा है, इन्होंने ठीक है, उपाध्याय जी को कहने दीजिए, उसके बाद वहाँ इससे पहले भी गवर्नमेंट रही है और मैंने देखा है, मैं जेएनयू रहा हूँ एक्चुअल में खुद, तो जेएनयू में क्या होता था, ठीक है, जैसे बॉफोर्स कांड हुआ था तो बीपी सिंह ने वहां जाके मीटिंग की, तो उस तरह से वहां लोग बुद्धिजीवी वर्ग रहता है और पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं और वहां उन सब चीजों को सुनते हैं और फिर वो अपने तरीके से, ये नहीं है कोई उन्हें कहने लगे कि जेएनयू में आग लगा दो तो वहां का स्टूडेंट जेएनयू में आग लगा देगा। आप क्या समझते हैं सारे जेएनयू को स्टूडेंट आतंकवादी हैं क्या? सारे जो जेएनयू पढ़ रहे सब देशद्रोही हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, एक चीज नहीं, आप कहिए उपाध्याय जी, कोई भी आदमी अगर गलत कर रहा है उसके लिए कानून है, आप कानून हाथ में नहीं लें। मान लीजिए ओपी शर्मा जी वाली आप बात कहते हैं, ओपी शर्मा जी को आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप प्रवोक, देखिए कई कंडीशन होती हैं, आप किसी दूसरे को प्रवोक कर रहे हैं, कोई दूसरा एक्चुअल में कौन कर गया, तो वो सब चीजें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कानून हाथ में लो। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कौन कर गया का मतलब जेएनयू में जो हुआ, आप ये कह रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स ने नहीं किया? देखिए उपाध्याय जी को कहने दीजिए, आप जो कह रहे हैं उससे यही लग रहा है। कन्हैया भी ये कहता है, कन्हैया का बिल्कुल क्लियर है, उसने कहा कि मैंने कोई नारा नहीं लगाया है, मैंने अगर कोई नारा लगाया हो तो मुझे सजा दी जाए। नहीं, पर उपाध्याय जी आपने उनकी स्पीच सुनी है? यूट्यूब पे उनकी स्पीच है इतनी बड़ी, शायद उपाध्याय जी ने नहीं सुनी होगी। तो आप जो भी कुछ हुआ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। उपाध्याय जी वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो, उसकी चेक होनी चाहिए, वो सभी दोनों की उनकी जांच होगी, सैंपलिंग की जांच होगी, नहीं तो प्रोसीजर कमिश्नर ने मांग की है कि जो ऑडियो है वो भी नहीं, ये कोर्ट का प्रोसीजर भी है, सिर्फ कहने से बात नहीं। उपाध्याय जी प्लीज, या सर अभी कॉल ड्रॉप हो गई, अमित शायद दोबारा अमित हमारे साथ फोन लाइन पर आ जाए, लेकिन आप कह रहे थे जवाबी कार्रवाई है, वो कह रहे हैं ये हमला हुआ है, दोनों कैसे देखते हैं? आप जब प्रोवोक करेंगे वहां पे जाके खड़े होके, आप कहेंगे कि बिल्कुल आप कोई आदमी सीधे से खड़ा है, 4-5 लोग खड़े हैं वहां पे, कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, इनकी टोलियां थी, ये वामपंथी जो विचार के लोग और अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि वहां बुद्धिजीवी वर्ग रहता है। अरे बुद्धिजीवी वर्ग और पीएचडी किए हुए स्टूडेंट देशद्रोह का नारा लगाते हैं, 12वीं पास हमारे शहीद कोई सियाचिन में शहीद हो गए, नहीं चाहिए आपने को सियाचिन में मेरी बात सुनो, बुद्धिजीवी की बात नारे लगाएंगे, ये नहीं कि देश का करेंगे आप लोग, देश का देगा आपने नहीं रखा, यहाँ का वासना मैं भी यहाँ का नागरिक, ऐसा कुछ नहीं, देश की चिंता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो तरीका है वो सही है, वही बात कर रहे हैं, तरीका है वो ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाने मुझे बात सुनाइए, हम इस देश के नागरिक नहीं। उपाध्याय जी इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि चीजें ठीक है, नेशनलिज्म आप यासर जी अमीर जामी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए थे, अमीर एक बार फिर जुड़ गए थे, अमीर यासर जिलानी ये कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई थी, आप देश विरोधी नारे लगवा रहे थे और लगा रहे थे वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के, क्या जवाब देंगे? सीधा जवाब दीजिए अमीर, बात साफ कीजिए आप। अमीर मेरी आवाज सुन रहे हैं? अच्छा जी, मेरे दोस्त है जो संगठन से ताल्लुक रखते हैं,
उस संगठन का एक देश में देशद्रोह, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का इतिहास रहा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कम्युनिस्ट पार्टी, एक देश कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने मिलकर इस मुल्क को बनाया। अमीर जामई की आज नेशनलिज्म को जो है चेक किया जा रहा है, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मुखबिरी कर रहे थे ये लोग। सीधा जवाब, आप बिल्कुल आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ अमीर जामी साहब, आपके साथ जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने हरकत करी, उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, आप बीच में आ गए, जो वहाँ लोग मौजूद थे नहीं आना चाहिए। देशद्रोही बातें करते हैं, वो टोली ने गलत बात कह रही थी, उस ने सबक सिखाया, हमारे एमएलए ने एक्शन का रिएक्शन दिया है। ओपी शर्मा का हमला 100% सही। अमीर ओपी शर्मा ने जो हमला किया वो सही था, यासर का कहना है। ये क्या कह रहे हैं जी, जो हमला था सही था? जी, यासर कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यासिर को अपनी पार्टी की लाइन नहीं पता है। इनकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस हमले की निंदा की है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि ओपी शर्मा साहब ने बिल्कुल ठीक, हमला सही था, यासिर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर हमला वो ठीक था तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी हिंसा पर यकीन रखती है। हिंसा जब आप सामने से हिंसा करेंगे तो हिंसा का जवाब हम आपको चुपचाप रह के नहीं देंगे। कानून में कानून को हाथ में नहीं ले रहे हम लोग। बारी जी, मैं इस बीच में जिलानी जी को एक बात बताना चाहती हूँ, यासिर जिलानी को। आप बात पूरी कीजिएगा। ओपी शर्मा की तरफ से जो स्टेटमेंट और एफआईआर लॉन्च की गई थी उसमें यह कहा गया है कि दरअसल मैं मारपीट कर ही नहीं रहा था, प्रोवोकेशन हुई, जिसके बाद आपस में कुछ लोग भिड़ गए, मैं बीच बचाव के लिए गया, मुझ पे भी वार हुआ और मैंने भी फिर प्रोटेक्शन के लिए हाथ उठाया होगा। ये स्टेटमेंट उनका आ चुका है मीडिया में। मैं आपसे कह ही नहीं रही, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ बारी जी, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक स्टेटमेंट है ये जो आमिर को हम लोग सुन रहे थे। आपने कहा वंदना आपसे सवाल है, वंदना आपसे सवाल है। ओपी शर्मा ने कहा हम पर हमला हुआ तो हमने जवाबी कार्रवाई। नहीं, उन्होंने, आपने फिर मेरी बात को मोड़ दिया। अभी 2 सेकंड के अंदर आपने मेरी बात चेंज कर दी। फिर अपनी बात, मैं बात दोहराती हूँ। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो उन्होंने कॉपी एक शिकायत की लॉन्च कराई थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं लड़ नहीं रहा था, हाथापाई नहीं कर रहा था, कुछ लोग प्रोवोक कर रहे थे ग्रुप से एक दूसरे को, इस बीच में बात बढ़ गई, वो लोग हमारे लिए अटैकिंग हो गए, हम बीच बचाव के लिए पहुंचे और हो सकता है कि डिफेंस मोड में मेरा हाथ किसी को लग गया हो। ये लेकिन मैंने ओपी शर्मा को सुना है, ओपी शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इसलिए हमला किया। इन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, तो उनके बयानात भी 2 हैं। ये हो सकता है, मैं इससे नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए कोर्ट जो है ना, न्यायालय जो है ना, न्यायालय में जो है न्याय के लिए गए थे वो लोग, वहाँ पे कोर्ट कैंपस के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको वकीलों को बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, वो लोग वहाँ पर थे। वहाँ पे सुनिए वहाँ पे देखिए कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही थी, कोर्ट अपनी कार्रवाई करती, कोर्ट को अपनी कार्रवाई करने देना चाहिए था, परंतु कोर्ट कैंपस में अगर राष्ट्र विरोधी नारे जो जेएनयू में लगे वो कोर्ट कैंपस में भी लगेगा। हाथापाई की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सवाल यही आता है, जिन लोगों ने देश विरोधी नारे का रास्ता अख्तियार करेंगे उसका जवाब आपको आप अपना स्टेटमेंट दीजिएगा, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापसी। देश विरोधी नारे लगाने वालों को माफी मांगनी पड़ेगी।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। न्यूज लाइन में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान कई पक्ष जो निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं थोड़ा सा आक्रोश है तो कहीं थोड़ी शिकायत भी है कि गिरफ्तारी हुई, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सही व्यक्ति को पकड़ा गया होता और सही तरीके से पकड़ा गया होता। ये बार बार एक धड़ा हमारे पैनल में इस बात को लेकर कह रहा है, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, यही एक तरीका है जिससे इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस पे पॉलिटिकल चीजें नहीं होनी चाहिए, दूसरी पार्टीज को उनके सपोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। सरकार और कानून अपनी तरह से अपना काम करते, क्योंकि मामला अब जुडिशियल कस्टडी में है, वहां पर चीजें जुडिशरी के सामने है, तो चीजें वहां पर खुद ब खुद इन्वेस्टिगेट होती है। लगातार अपने पैनल में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। कविता अशोक हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुधाकर द्विवेदी जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, यासिर जिलानी अध्यक्ष हैं एमआरएम के हमारे साथ हैं, इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, अजहरुल बारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो लगातार हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। और कविता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस मसले पर ब्रेक पर जाने से पहले। जी, इतना बवाल हो रहा है देश में, पाकिस्तान के सपोर्ट में और स्लोगन्स, और हम आपस में भिड़ रहे हैं जी, कि ऐसा करेक्ट है कि नहीं। मुझे बताइए, कहने दीजिए बारी जी, कहने दीजिए, एक मिनट कविता जी को सुन लेते हैं। नहीं बारी जी, आप अपनी बात कह दीजिएगा, उनको कंप्लीट कर लीजिए, जवाब दीजिएगा। कविता सुन लेते हैं जी, कविता जी को सुन लीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने ये भड़काई है आग जी के अंदर, देखिए जो यंग ब्लड है वो बहुत गर्म होता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं, चाहे तो उसको कंस्ट्रक्टिव कर दे। मैं खुद यंग लोगों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह में काम करती हूँ, मुझे पता है उनको अच्छी डायरेक्शन दे तो वो सही चलते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं, और ऐसे गलत दंगों में और राजनीति में उनको अभी से आप फंसा लेंगे तो देखिए क्या बवाल हो रहा है कंट्री का। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जड़ तक जाइए कि किसने करवाया है, वो है मसला। अब ये राइट रॉन्ग, दिस पार्टी दैट पार्टी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारा देश है हमें उसमें शांति चाहिए। हर रोज कोई ना कोई नया बवाल खड़ा हो रहा है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज। आपकी शिकायत किससे है? आपकी शिकायत किससे? मेरी शिकायत है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकार है, से। वहाँ कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं देखिए पुलिस भी अपना रोल इसका मतलब ठीक से नहीं कर रही है, और जो राजनीति है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में कूद के आ गई है। मैं ये कह रही हूँ, हम अपने यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी सभी की है, एक अकेली मेरी आपकी है, इनकी नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है उसमें राजनीतिक पार्टियों को नहीं घुसना चाहिए था ना। अगर जेएनयू के अंदर छात्र संगठन अपना कोई भी काम कर रहे थे, उसमें से अगर किसी ने नारेबाजी करी तो पुलिस अपना काम करती, उसमें राहुल गांधी को और उसमें कांग्रेस के नेताओं को घुसने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इस देश के अंदर है, पर वो देश की कॉस्ट में नहीं है, पर वो राष्ट्र के कॉस्ट में नहीं है। महेश जी ने खुद कहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आपको बोलने की आजादी है तो बोलना कहां तक है। आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपको बोलना है, आप पॉजिटिव चीजों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कविता ने प्रशासन पे सवाल उठाए, कविता जी कुछ और भी कह रही है, वो भी सुन लेते हैं। कविता जी को सुन लेते हैं, कविता जी को सुन लेते हैं। जी जी, बारी जी मैं आपके पास आऊंगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, बहुत बड़ी चीज है और वो दी गई है, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ रिस्पांसिबिलिटी भी तो आती है। बिल्कुल, कैसे और कहां कितना, नहीं ये दूसरा सवाल है आपका। देखो, दायरे के अंदर होनी चाहिए ना। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर वो देश की अखंडता के लिए नहीं है, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए। बात रखी, अब बारी जी को सुन लेते हैं, बारी जी को सुन लेते हैं। जी जी, वो ये कि जो आपने बात राजनीति की और ये कहा कि कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, देखिए ये बात सही है कि एक लंबे समय से बीजेपी कोशिश करती रही है कि किसी भी तरीके से एबीवीपी या बीजेपी का वहां पर कुछ जो है असर और दबदबा बन सके, वो आज तक कामयाब नहीं हो पाई। और पीछे आपने इलेक्शन भी देखा, छात्रों की राजनीति तक मामला ठीक था, लेकिन जब बड़े बड़े जो दल है वो जब कूदे हैं। कौन से दल कूदे पहले आप बताइए ना, कौन से दल कूदे, कौन से दल कूदे? मेरी बात सुनिए, नहीं सारे दल आप बताइए ना, आप बताइए पहले कौन से दल कूदे? बिल्कुल सर, नहीं, और कांग्रेस के अलावा कोई गया भी नहीं वहाँ पे। छात्रों के आंदोलन के अंदर जेएनयू के अंदर कांग्रेस के अलावा कोई नहीं गया, कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई नहीं गया। आप बताइए वहाँ पे कौन गए? बात हो गई तुम्हारी। भाजपा के कौन से नेता गए आप बताइए जेएनयू कैंपस में? कांग्रेस के नेताओं के अलावा वहाँ कोई नहीं गया। कांग्रेस के नेताओं ने छात्रों के अंदर राष्ट्रद्रोह की जो भावना थी उसको बढ़ाया है, उसको भड़काया है उन्होंने। फायदा बताओ बीजेपी
बीजेपी का क्या है? सर एक मिनट नहीं, इसमें से ये बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, ये देश के मुद्दे से, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई इशू है, जुड़ा हुआ इशू है। एक चीज बता दूं सज्जन, आपको ये केवल जेएनयू का इशू नहीं है, देश के लोग नहीं है, देश के अंदर होना चाहे कोई भी हो, वो राष्ट्र विरोधी स्लोगन नहीं कर सकते। आप तो ये कहना चाहते हैं सारे देश की सुरक्षा का और देश का ठेका अपने पास है। उपाध्याय जी, आप क्या बात करते हैं? जेएनयू में रहे हैं, आप जेएनयू में रहे, आप वहाँ की जानते हैं, फिर आप ऐसे बात कर रहे हैं। जी प्लीज, उपाध्याय जी, अंसर तुमने कहा बीजेपी जिम्मेदार है सिर्फ इसके लिए। देखिए एक चीज, सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए एक चीज इरफान, अब आपके देखिए इरफान भाई, मैं आपको बता दूं, जिम्मेदार यहाँ देखिए कोई ना कोई पॉलिटिकल डिबेट होगी, राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात देखिए हम देखिए एक चीज हम बता दें। मैं कहना चाहूंगा, कैसे आप कह सकते हैं? मेरा सवाल है राहुल गांधी से, राहुल गांधी उस जगह क्यों पहुंचे? वो वामपंथी जो उनके भाई साहब, ये रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? आपके मेंबर पार्लियामेंट ने दर्ज कराई, आपके मेंबर पार्लियामेंट ने पुलिस कमिश्नर को लिखा। नहीं, आप उसी को क्या पॉलिटिसाइज करते हैं? पॉलिटिसाइज आपने किया। और एक चीज और बता रहा हूँ यासिर भाई, इसलिए आप जेएनयू को आपने चूज किया। अरे यासिर भाई, देखिए इस मुद्दों को आप जितना हाईलाइट करेंगे उतना बेनिफिट आपको है। इस मुद्दों को आप ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ। देखिए यहाँ एक शासन है, प्रशासन है, एक तंत्र है जो काम कर रहा है। हर आदमी को देखते पहले आपको नहीं है। उपाध्याय जी एक सेकंड, बड़ी अजीब सी बात है कि इंडिया में एक मसला उठता है कि नेशनल जो एंटी नेशनल मूवमेंट से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नारेबाजी हो रही है, देश विरोधी के देशद्रोह है, फिर भी देश के लोग और देश की पॉलिटिकल पार्टियां दो धड़ों में बटी है। ये कोई ऐसा मसला है कि शायद विश्व के किसी भी देश में विश्व में अगर ये मसला होता तो शायद पूरा देश एक तरफ खड़ा होता। ये हिंदुस्तान में संभव है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दो धड़े नजर आते हैं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी, आप लोगों को मालूम होगा। बिल्कुल, ये बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, वंदना जी आप क्या सोचते हैं? सुनिए सिर्फ एक मिनट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहां भी अगर राहुल गांधी पहुंचते, जैसे वो रोहित वेमुला में पहुंचे अपना फायदा देखने, जैसे वो जेएनयू पहुंचे अपना फायदा देखने, उन्हें वहां भी जाना चाहिए था। तो लगता कि वो फायदे के लिए नहीं, नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। वंदना जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, रोज झंडे लहराए जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्या करेंगे आप? कोई लायक नहीं करता, सब लोग मना करते हैं। आप उपाध्याय जी आप थोड़ा संयम बरतें। इस बीच हमारे साथ पूर्व आईएएस ऑफिसर थे मंसूर अहमद जी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। मंसूर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना, मंसूर अहमद जी, प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद साहब है, रिटायर्ड आईपीएस है यूपी से और जामिया के साबिक प्रोफेसर भी हैं। मंसूर साहब स्वागत है आपका। मंसूर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर मंसूर अहमद साहब आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है आपकी? डॉक्टर मंसूर अहमद साहब, जेएनयू का हंगामा, आप पत्रकार भी हैं, आप अखबार भी निकालते हैं उत्तर प्रदेश से। सवाल ये, इस हंगामे को किस तरह देखते हैं? अभी कुछ लिखा भी है आपने इस पे, किस तरह देखते हैं? क्या राजनीतिकरण होगा या देश हित, नेशनल इंटरेस्ट या नेशनलिज्म की बात होगी? अभी वंदना ये कह रही थी कि देश एक साथ नहीं खड़ा है। मैं वंदना इसी में जवाब दे दूं कि देश एक साथ खड़ा है, लेकिन राजनीतिकरण न हो, उससे बचकर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इसमें शामिल है और जो खड़े हैं। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर मंसूर अहमद साहब जवाब। ये भाजपा का बड़ा खतरनाक खेल है, इससे भाजपा का फायदा नहीं होने वाला है। जो आपको सूट करे, जो आपको इतनी बात करे, वो सही कह रहा है। नहीं, जो अगर पूरी जो इन्होंने सर्व करी है, देखिए ये देखिए ये प्रोफेशनल चैनल पे डिबेट में ये दिखता है कि आप किस तरह से विचारों को दबाना चाहते हैं। पाबंदी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बात सुनिए आप। बोलिए, आपकी मंजूर अहमद जी अपनी अपनी चीजें कहेंगे ना, बोलिए कई चीजें देख चुके हैं। गलत है या सही है ये आप जो जेएनयू में हुआ उसका मंजूर अहमद साहब समर्थन करते हैं क्या? ये बता दें, खाली इतना बोले कि मंसूर अहमद साहब समर्थन करते हैं या नहीं करते? ये सब कुछ आप ही करेंगे डिसाइड। उपाध्याय जी, जी डॉक्टर साहब बोलिए। अहमद जी आप कहें। मंसूर अहमद साहब,
ये लगता है कि सब कुछ ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने वाला है जी 2017 में, उसको सामने रखकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगता है कि बहुत बड़ा स्टेक है भाजपा का जी, इसलिए वो पोलराइज करना चाहते हैं और पूरे देश को इसकी मट्टी में झोंकना चाहते हैं। ये गलत है बहुत ही। जी जी, थोड़ी बहुत मत विभिन्नता होती है, ये कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। अगर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जी जी, तो देशद्रोह नहीं है। अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए, मंजूर तब साहब, देशद्रोह आप हो सकता है। जेएनयू के मामले में सीधी बात बताइए कि आप समर्थन करते हैं, आप पूर्व आईपीएस रहे, आप बताइए कि आप जेएनयू में जो देश विरोधी हरकत हुई है वो आप समर्थन करते हैं? अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। अरे किसका समर्थन? नहीं, आप जेएनयू में हुई जो हुआ है उसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं, ये जवाब दीजिए। अरे जांच क्या हुआ है? जांच हुई नहीं, क्या हुआ ही नहीं मालूम है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हुआ है, कुछ कह रहे नहीं हुआ है। कन्हैया कुमार कह रहे नहीं हुआ है और कुछ लोग कह रहे हुआ है। दूसरी बात आप कह रही है आप इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आदेश दिया है। मंजूर अहमद जी, आपने अभी कहा कि अगर कोई कहे पाकिस्तान जिंदाबाद तो वो देशद्रोह नहीं है। नहीं, और अगर ये राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब जेएनयू की कार्रवाई कांग्रेस और वामपंथियों ने मिलकर करवाई। आज जब युद्ध की स्थिति नहीं है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, इसमें कोई देशद्रोह नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे आईपीएस रहे हैं मोहतरम? आप कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, वो देशद्रोही नहीं है। क्या बात आप अपनी जिंदगी से? आप पूरी 35 साल की आप सर्विस कर रही है, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान आप समर्थित बात कर रहे हैं। कानून है जी। मैं आईपीएस अफसर रहा हूँ, बहुत जिले की है जी। पिछले साल मेरठ में था, सुभारती के बाद शासर था जी, तब वहाँ वो नारे लगे थे। मैंने कहा ये नहीं है, अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे हो तब देशद्रोह है जी। ये पता नहीं कौन सा कानून आप बता रहे हो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप अपने बात को जैसे कहा है आपके जैसे लोगों के जैसे ही आपके जैसे यासिर भाई देखिए, नहीं गलत बात कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर ये उनको अपना व्यू, एक सेकंड, क्या अपना व्यू रखना यहाँ अपना व्यू है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ रहे हैं। एक चीज है, उनका अपना व्यू है, जरूरी आपके व्यू से सहमत हो, ये नहीं हो सकता उनके व्यू से आप सहमत ना हो। अच्छी बात है, लेकिन देश के विरोध में कोई बात नहीं कर सकते। आप कानून पढ़िए, ठीक है, जैसे इंटरप्रेट किया है वो देखिए। एक सेकंड मंजूर साहब जी, मंजूर साहब, सवाल ये, आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह नहीं, कैसे कह सकते हैं आप कानून पढ़िए ना। कानून हमने भी पढ़ा हुआ है, आप कैसे किस तरह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप जवाब दीजिए इस बात का, आप इस बात का जवाब दीजिए जो आपने बात कही। कैसे कह सकते हैं देशद्रोह नहीं है? वो ये नहीं है, कैसे आप कानून पढ़िए और आप देखिए उसमें जजेस ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है। जो आपने कहा, एक मिनट यासिर जी, सिर्फ एक सेकंड, मंजूर अहमद साहब, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कानून की बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। सिर्फ पाकिस्तान में कुछ दिन पहले विराट कोहली का होने का दावा किया, तिरंगा फहराया, उसको मैं कहती हूँ हिंदुस्तान अरे मैं सुभाष सिंह बादशाह था मेरठ में, उसमें ऐसा हादसा हुआ था, मैंने सजा दिया, मुकदमा नहीं राय हुआ। ये वही लोग हैं मंजूर अहमद साहब के खिलाफ ही देश पे ले जाने का काम करते हैं। मंजूर अहमद जैसे लोग जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है
कि वो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए। आपने जैसे लोगों ने कर दिया मुसलमानों को। नहीं, वो कह रहे हैं आपके सामने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान देशद्रोह है, मैं भी वकील हूँ, देखिए यासिर भाई, ये कोर्ट तय करेगा कि वो देशद्रोह है या नहीं है, कानून तय करेगा, एक सिस्टम है, वो सिस्टम डिसाइड करेगा। मेरा एक प्रश्न है वंदना जी, मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पे इतने लोग आए वंदना जी, सुनिए, यहाँ पे इतने लोग आए वंदना जी, एक लीगल फ्रेमवर्क है। मैं केवल एक बात कर रहा हूँ वंदना जी, यहाँ पे मेरा कहना ये है, देखिए यहाँ पे हम लोग इस मंच पर आए हैं, आपके चैनल पर आए हैं, चाहे हम किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी संगठन से हैं, पर क्या जेएनयू में जो हुआ, देश के खिलाफ नारेबाजी करना, इसके ऊपर हम लोग बटे हुए क्यों हैं? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं, उसमें कोई नहीं इसमें आपका कहना है, इसमें कोई नहीं बताया, आपका सोचना, आपका कहना है, ये आपकी ऐसी मैं ये कभी नहीं कहा, उसकी निंदा मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और जितना उसकी निंदा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन ये सुनिए, एक चीज मैं बता दूं मित्र आपको, देखिए अभी मंजूर साहब अपनी राय रख रहे थे, ये जरूरी नहीं कि आप उनकी राय को इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है कि भी आप उसको राय न रखने दें। ये बिल्कुल गलत है, ये करना गलत है मंजूर साहब, लेकिन जुर्म में और गलत में फर्क है ना मंजूर साहब, किस आधार पर कह सकते हैं? यहाँ ये कहना है पैनलिस्ट का कि आप किस आधार पर कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह है, आप कह रहे नहीं है? ये कौन जाता है? बीजेपी लीडर मौजूद है, स्थिति में, युद्ध की स्थिति में है। आज तो युद्ध नहीं हो रहा है। आप जजेस की जो कमेटी एक्ट पर, लॉ पर, दफा पर तो पढ़िए। हिंदुस्तान के इतनी बड़ी सर्विसेज में आप 30 साल रह के रिटायर हुए और अपने आप को वीसी बता रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए था कि देखिए एक चीज यासिर भाई, मेरी बात सुनिए, आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि इस तरीके की कार्रवाई कोई करेगा। उनका व्यू है, उनका मत है, आप ये जरूरी नहीं है, आप इसको एग्री करते हैं नहीं करते बात अलग है, लेकिन इस मत की इज्जत तो कीजिए। मैं कह रहा हूँ इसके लिए मैं इन नारों की भाषा करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपने बातचीत की, आपने इसका खंडन भी किया कि इस तरीके की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनी पक्ष पे ये आपका व्यक्तिगत तौर पर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में कोई नारे लगाए तो उसे देशद्रोह नहीं कहते, हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाए तो वो देशद्रोह है। ये आपका वक्तव्य है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कविता जी कहें। फौजी की बेटी हूँ, 7 साल कश्मीर में रही हूँ, जी बॉर्डर्स पे रही हूँ जी, मैंने देखा किस तरह से वहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स है काम करते हैं। मेरे फादर खुद एक आर्मी ऑफिसर है जी, हमने बचपन से देखा है कि किस तरह से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और बर्फ में रह रहे हैं। अभी आपने साइचिन में देखा हमारे सोल्जर्स जी, और इनके जैसे आईपीएस ऑफिस पता नहीं कैसे किस फ्रेम ऑफ माइंड में कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। कविता जी यही मेरा पैनल शर्म आनी चाहिए, सवाल था कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि हिंदुस्तान में ये पर्सनल व्यू, एक आईपीएस ऑफिसर का ये पर्सनल व्यू भी नहीं होना चाहिए। नहीं, पर्सनल व्यू भी नहीं होना, जिसने इंडियन पुलिस को सर्विस दी है, ये बिल्कुल आप लोग वो जो खाते हैं देश के खिलाफ बोलेंगे, ये सवाल यासिर भाई इसे कंडेम करें आप इस चैनल पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि आप जेएनयू के इशू पे एक हो, इत्तेहाद लाएं। बिल्कुल नहीं है, समाज को बांटने का काम वामपंथी और कांग्रेस कर रहे हैं। तुम्हारी फीलिंग नहीं यासिर भाई, यासिर भाई मैं आपको बता दूं, ये कहना आपका बिल्कुल नाजायज है कि भी अलग अलग नहीं होता। अगर आप एक होते तो प्रेस क्लब में गिलानी जैसा आदमी देश के विरोध में बात नहीं करता। आप गिलानी को बुला के यहाँ खातिर करते हैं, खातिर नहीं करते, बिल्कुल हम उसे मौका देते हैं। आप हमारे संस्कार देखिए कि हमने उसे मौका दिया, वो सुधर सकता है, लेकिन वो सुधर नहीं सकता। महबूबा के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, हमारे मंत्री है, हमारे मैनिफेस्टो छोड़ दो, वो काम कर रही है। हमारे मैनिफेस्टो हमने उन्हें काम दिया, मौका परस्ती तुम्हें छोड़नी होगी। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि देश की चिंता आप मिले हुए हो, आपकी राजनीति यही है। मौका आप देखिए एक चीज बता दूं, परस्ती छोड़ दो। अरे इरफान भाई आप बचा लो,
यासिर भाई आपकी एक ही वो है, आप ये नहीं करना चाहते, देश की रक्षा हम कर रहे हैं, देश के हित में है, ये देश करता है, आपका ही नहीं है। आज भी हमारा भी रहेगा। सरकार ये सबका देश है, कोई आपका देश नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप चाहते हैं कि सब लोग आपसे सर्टिफिकेट लेंगे? ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। मुफ्ती के साथ सरकार ने कहा, अरे आप वहाँ बैठे हो, मुफ्ती साहब ने खुद वहाँ जाके कहा कि भाई ठीक है, चाहे आतंकवादी की हिमायत की, तब क्या कर रहे थे आप? हिमायत तो आप करते हैं, गलत बात। आप ये चाहते हैं कि आपसे सर्टिफिकेट ले लो, जो आप बोले वही बात सारे बोले। आप किसी के लाखों लोग कौन सा कल्चर है, संस्कार है? चैनल डिबेट में दिख रहा है कि आप किसी को नहीं बोलने दे रहे। सब कुछ पता है यासर, जिम्मेदारी ये संस्कार नहीं है हिंदुस्तान के। इस पे देश, ये मेमन और अफजल और मकबूल का देश नहीं है, यासर भाई प्रेमियों का देश है। ये आप उपाध्याय ध्यान रखिएगा उपाध्याय जी। ये देश बिल्कुल समय नहीं है यासर, हमारे इस पास, मुद्दे पर सब हमारे एक पास हैं, समय ये गलत नहीं कह रहे है। हैं। नहीं बस लेकिन आपके सर्टिफिकेट आप कहेंगे आरएसएस का संविधान नहीं मानते। यासिर भाई आप ये कोशिश कर रहे हैं भारत कि बस सच्ची आवाज को दबा दिया जाए, कोई बोल नहीं पाएगा। हमारे पास जो नहीं है, बात खत्म करनी होगी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, यासिर जिलानी जो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए, और इरफान रसूल कह रहे हैं एक कि सब एक है, सब एक ठीक है, है। इस इरफान पे रसूल एक कोई राय सेकंड, नहीं है। एक सेकंड, अगर कहीं पर जेएनयू में ऐसी देश विरोधी गतिविधि हुई थी, लग रहा था सरकार को या खुफिया एजेंसीज को या एडमिनिस्ट्रेशन को, जेएनयू के या पुलिस को, किसी को भी, पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पहुंचते, बहुत अच्छा लगता अगर राहुल गांधी पीएमओ पहुंच जाते, वहां जाके उनसे मुलाकात करते और कहते कि भाई तुमने ये गलत करवाया, इसमें कुछ दखल अंदाजी करो, और देश तुमसे सरकार जो तो अगर वो जेएनयू चले तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? नेता वो नेता है, वो जेएनयू का समर्थन किया, आप क्या चाहते हैं? क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने ये कहा मैडम जाना कोई गुनाह नहीं है। अरे उन्होंने देखिए मेरी बात सुनिए वंदना जी, यासिर भाई मेरी बात सुनिए, यासिर भाई दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए, आप नहीं यासिर भाई ऐसा है, सुनिए वंदना मैडम मेरी ये नहीं है वहाँ, मैं वंदना एक सेकंड ले लूंगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम लूंगा, मैं एक सेकंड टाइम लूंगा, मेरी बात सुनिए यासिर भाई, आप देखिए आपका वो दिख रहा है मुझे, अरे मेरी बात अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, वो भी भाषण को देखिए यासिर भाई भाषण क्यों नहीं दे रहा, भाषण आप दे रहे हैं, भाषण आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, और क्या चाहेंगे आप? नहीं या तो आप जो कहें वही सब कहें, वो ठीक है, कोई अपना कोई अपना मसला रखे, जबान बंद कर दो। आप बात सुनिए, अमित शाह ने कह दिया कि राहुल गांधी किस हैसियत से गए थे, अमित शाह कौन होते हैं ये कहने वाले, किस हैसियत से गए थे? देखिए राहुल गांधी मैं इसको कंडेम करता हूँ, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, अरे राहुल जी भी राजनीति करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, ये बात कमरे में बैठ के डिसाइड नहीं होता, जब हम वहां जाते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी, हुआ क्या था, ये कमरे में बैठ के डिसाइड नहीं होता, इसके लिए जाना पड़ता है, और वहां जाना नाजायज नहीं है, आप क्या चाहते सबकी आवाज दबा देंगे, चर्चा में वो जा सकते हैं, क्यों नहीं जाए, वो राजनेता है, कैसे पता लगेगा आप चाहते हैं राहुल गांधी चले जाएंगे, आप लोग जाते हैं, आप भी राजनीति करते हैं, उपाध्याय जी इस मसले पर फिलहाल बस इतना कि बहुत ज्यादा समय अब हमारे पास नहीं है, आप लोगों ने मेरी जो अधूरी बात थी उसे पूरी करने का ये आखिरी मौका मेरे पास है। मैंने कहा राहुल गांधी का वहां जाना सही तब लगता, या किसी का भी, बीजेपी या कोई भी होती पार्टी, फिलहाल तो सरकार में बीजेपी के, एनडीए के, इसीलिए हम लोग उस पर सवाल उठाएंगे और सवाल उठेंगे भी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिएक्शन देगी। बहुत अच्छा होता अगर राहुल गांधी जाते और इस मसले पर शायद छात्रों से ही कुछ बात करते, कोई हल निकालते, वीसी से मिलते, लेकिन वही हुआ जो रोहित वेमुला के मामले में दिखा, वो गए वहां बैठे और वहां से चले आए। कुछ करती नहीं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन बवाल बढ़ाती है, विवाद बढ़ाती है। इस सेंसिटिव इशू पर भी चीजों को दो धड़ों में बांट दिया। हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि ऐसे मसले पर भी हम लोग राजनीति कर रहे हैं और चीजें देख रहे हैं, यह हमारी बदनसीबी है। उम्मीद करते हैं कि इस देश में हालात सुधरेंगे और बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो दंगा करते ही